तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसमें मैट्रिक्स का एज ए मैट्रिक्स अगर अलर्ट समझें। वैसे मैट्रिक्स अलर्ट है नहीं, वो लीनियर अलजेब्रा को ही समझाने के लिए है। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होती हैं और इनकी मदद से हम कई नई चीजें, स्पेशली आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ नई इंफॉर्मेशन हम यहाँ से भी जुटा लेते हैं। और CSIR या गेट में आपको यहाँ से मिल जाएंगी कई चीजें। मतलब ये पढ़नी है। लीनियर अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं जो भी चीजें ले रहा हूं वो हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कि अगर आपने BSc या MSc में लीनियर अलजेब्रा का कोर्स किया है तो आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। मैं केवल उन्हीं चैप्टर्स को ले रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा लीनियर का मतलब इतना ही है जितना हम पढ़ रहे हैं। लीनियर कोई भी ब्रांच मैथ्स में बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, हर ब्रांच। हम लोग बच्चों वाली चीजें समझ रहे हैं अभी, एलिमेंट्री हर लेवल पर। तो ये भी एलिमेंट्री ही है। तो चाहे आप BSc के स्टूडेंट हों चाहे MSc के, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस उठा लीजिए, BSc या MSc का, और देख लीजिए लीनियर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ाई जा रही है या इनर प्रोडक्ट पढ़ाया जा रहा है, यानी ऑर्थोगोनलाइजेशन पढ़ाया जा रहा है, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस, सारी चीजें वही हमने पढ़ी। बल्कि ये समझिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स तक की जो चीजें हैं उतना हम लोग BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वहां तक कुछ नया था। हाँ, उससे आगे नया समझ लेंगे तो सिमिलरिटी और ये चीजें तो ज्यादा नया नहीं पढ़ा रहे हैं हम। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया होगा? लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो फिर क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? तो बच्चों हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे आएंगे। फिर ज्यादातर हमारा काम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से चल जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एक बड़ा रोल है। तो उसको समझने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग काम करते हैं। नाम से क्लियर है कि क्वाड्रेटिक जहां भी आता है वहां पावर 2 होती है। तो अगर दो ही वेरिएबल लें, एक्स और वाई, तो आप ऐसे समझिए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। AX² प्लस 2HXY प्लस BY²। इसे देख के हमें थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो बच्चों में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन एक्स एंड वाई, तो फिर हर टर्म में एक्स या वाई की जो पावर है उनका सम 2 ही होना चाहिए। यहाँ A, H और B क्या है ये बताना चाहिए। नॉर्मली हम लोग फील्ड ही बात करते हैं। तो जो A, H और B जो कोफिशिएंट हैं वो फील्ड के एलिमेंट, और फील्ड अधिकतर हम लोग रियल कॉम्प्लेक्स में चलते हैं और व्यावहारिक तौर पर रियल पे ही ज्यादा काम होता है। अच्छा, इसी में मैंने आज सुबह एक क्वेश्चन ओपन आप लोगों के लिए रखा है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों ने सोच लिया हो। 1 आयोटा और 0 राइट एंगल ट्राइंगल में, तो क्या ये पॉसिबल है? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा² -1 होता है। पाइथागोरस लगाइए राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा मैंने स्टेटस पे लगाया था आप लोगों के लिए। तो आप में से किसी ने सोचा? यस सर। हम्म क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नो सर, लेंथ जीरो नहीं हो सकती। 1² प्लस आयोटा² इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या पाइथागोरस यहाँ पर फेल हो गई? राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये एंगल 90 है। ये मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था और मैं आप लोगों से जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। किसी ने जवाब दिया नहीं, फिर मैंने सोचा समझ ही गए होंगे शायद, इसीलिए नहीं दिया होगा। केवल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? तो डॉक्टर सुमित पंत, हो सकता है हल्द्वानी से ही है, आप लोगों का सीनियर, अभी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में फैकल्टी। MBPG से जितने बच्चे पढ़े हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट है।
द बेस्ट तो उचित शब्द नहीं है, हमें नहीं पता कौन है। इतने सुबह सुबह पूछा कि क्या है, मैंने थोड़ा सा ठहर किया, उसे हंसी भी आ रही थी, अरे सर इतना सब मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसी ने पूछा बस। आप लोगों में से किसी ने सोचा हो तो बताइएगा, क्या पाइथागोरस यहाँ पर गलत हो रही है? आदित्य, क्या हो सकता है? यस सर, गलत हो रही है सर। क्या पता ऐसा हो कि पाइथागोरस सिर्फ रियल नंबर्स के लिए लगती हो। हाँ, पाइथागोरस साहब जिस जमाने के थे उस जमाने में तो ये था नहीं बेटा, ये मॉड आयोटा होगा। लेंथ जो होगी ना कॉम्प्लेक्स में, मॉड जो होता है ना, यस कॉम सर। हाँ, आयोटा मॉड होगा। क्या मैं समझा पाया आपको? जो साइड होगी वो आयोटा नहीं होगी, वो मॉड ऑफ आयोटा होगी। यस सर। बाकी लोग समझ पाए बच्चों? आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत नंबर तो सभी ने पढ़े होते हैं 11th ऑनवर्ड्स। आप लोग ऐसे लिखते हैं, और सपोज ये कोई ट्राइंगल आपने लिखा है इन जनरल, आप इनके वर्टिसेस कॉम्प्लेक्स नोटेशन में दे सकते हैं, Z1 Z2 ऐसा दे सकते हैं, Z3। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ए बी दूरी कितनी होगी, तो मैं कहूंगा Z1 - Z2 मॉड, या Z2 - Z1 मॉड। ऐसा पढ़ा है या नहीं? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस मॉड से तय होती है, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड है वो भी डिस्टेंस है, तो वो मॉड से आएगी, तो आयोटा मॉड होगा, मतलब वन ही होगा वो, तो √2 आएगा, जीरो नहीं आएगा। यस सर। बाकी स्टूडेंट समझ पाए बच्चों? यस सर। नहीं, कोई अगर नहीं यस समझ सर। पाए होंगे तो निसंकोच कहिएगा कि बहुत छोटी चीज थी वो, मैंने उसमें एक्सप्लेन लिखा भी था। मैं काफी इंतजार कर रहा था कोई स्टूडेंट तो जवाब दें उसका। चलिए खैर, कोई बात नहीं। जवाब देना चाहिए था, कुछ ना कुछ सोचना था आपने। चलिए। सर। हाँ जी। सर, पाइथागोरस थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी लग सकती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अ, देखिए, पाइथागोरस साइड ही लेंथ पे है ना कार्तिक? यस सर। जो साइड है वो तो मॉड लेते हैं, और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं तो वो रियल नंबर देता है ना आपको। यस सर। हाँ। आप कहते हैं कि ये साइड जो है लेंथ है, लेंथ तो मॉड से आएगी ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बता रहे हैं? वर्टिसेस को बता रहे हैं, यहां पर देखिए नीचे वाला डायग्राम। वर्टिसेस बेसिकली कोऑर्डिनेट की तरह है, एक्स वाई। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ। तो वर्टिसेस जो है आपको मैं जो बता रहा हूं, वो वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है ऑर्डिनरी। वो तो ठीक है, वो तो कोऑर्डिनेट है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आप ट्राइंगल की साइड ही बात करोगे, ए बी या बी सी या सी ए, तो वो Z1 - Z2 मॉड या Z2 - Z1 मॉड वो बराबर ही होता है, एंड सो ऑन। कार्तिक, क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया? यस सर, क्लियर। अच्छा, किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस बहाने मैंने वो सवाल जो लगाया था उसकी वैल्यू है, वो जो पूछा गया है अच्छा सवाल है, किसी इंटरव्यू के लायक पूछ दिया जाए कि क्या पाइथागोरस साहब गलत हो गए, यहाँ पर 1 आयोटा और 0 लिखा है। आप देख लीजिएगा और सोचिएगा जरूर। चलिए, अब हम दोबारा क्वाड्रेटिक पे इधर आते हैं। एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये है। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, जहां ए एच बी फील्ड के एलिमेंट है। अब इनकी जो कुछ भी नंबर ले लीजिए। ऐसे ही आप तीन वेरिएबल में भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हम लोग एक्स और वाई की जो है X1 X2 लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए x1² प्लस 2h x1 x2 प्लस b x2²। हम लोग इसे ऐसा बनाएंगे, और बल्कि बाद में हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, जो हम यहाँ सीखेंगे आज।
अगर आप तीन वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रहे हो, तो सपोज a1 x1 स्क्वायर प्लस a2 है, तो आप x1 कम कर लीजिए, x2 ले लीजिए, a3 कर लीजिए, तो x2 स्क्वायर कर सकते हैं, a4 कर लीजिए, तो x2 x3 कर सकते हैं, a5 कर लीजिए, x1 x3 कर सकते हैं, a6 कर लीजिए, x3 स्क्वायर, कुछ रह गया, और x1 स्क्वायर भी आ गया, x2 स्क्वायर भी आ गया, x3 स्क्वायर भी आ गया, तीनों के स्क्वायर आ गए, और x1 का बाकियों के साथ x1 x2 x1 x3 x2 x3 मेरे ख्याल से हो गया। तो तीन वेरिएबल में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या मैं समझा पाया बच्चों? क्वाड्रेटिक का मतलब आप पावर देखिए, वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 है, इस बार तीन है, तो हर एक टर्म में पावर 2 ही आनी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और बाकी तो कोफिशिएंट्स हैं। तो भाई समझ में आया या नहीं आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्वाड्रेटिक क्या होता है। यस सर। तो एआई तो फील्ड के एलिमेंट होंगे, बाकी ठीक है, ये सब फील्ड है। तो क्वाड्रेटिक मुझे लगता है अब हम समझाएं डेफिनेशन वाइज तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको आपको समझ में आ गया हो तो उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म समझते हैं, उसके बाद उसका मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इस पे बात करेंगे। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखा हूं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो डेफिनेशन हो जाएगी एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म i equal to 1 to n, डबल समेशन है, j equal to 1 to n a I j x I x j दिस इस ये भी बताना पड़ेगा ए आई जे क्या है, वेयर ए आई जे फील्ड के एलिमेंट है, जो भी फील्ड आपने तय किया है। तो नॉर्मली ये रियल पे हम लेते हैं, लेकिन इन जनरल फील्ड करना चाहिए, इज कॉल्ड और क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म कितने वेरिएबल हैं यहाँ, इन एन वेरिएबल्स, क्योंकि आई और जे एन तक जाएंगे, तो एन वेरिएबल्स वो x1 x2 xn में। ये समझ में आया आप लोगों को? अगर इसमें ए आई जे रियल नंबर हैं तो इसको रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे, कॉम्प्लेक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे। इफ ए आई जे बिलोंग्स टू आर, देन above expression is real quadratic form। कभी ये शब्द आया तो क्या जवाब देना है ये मालूम होना चाहिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म अब आप खुद लिख सकते हैं कि अगर ए आई जे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ज्यादातर रियल और कॉम्प्लेक्स में काम होता है। डेफिनेशन तो ठीक हो गई, डेफिनेशन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ चीज तो थी नहीं जो ना समझ में आए, लेकिन जब डेफिनेशन को ना, जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक का जो मैंने अभी लिखाया आपको, ये जब एक्सपेंड करते हैं तो अलग टाइप का कुछ होता है, मैं वो क्या होता है ये समझाना चाहूंगा आपको। तो यहां से शुरू करते हैं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेते हैं बच्चों, बहुत बड़ा नहीं। सपोज मैं मान लेता हूं कि आई जो है 1 से लेकर 3 तक है, और जे भी 1 से लेकर 3 तक है। आपके पास ए आई जे एक्स आई एक्स जे है। आपसे मैंने कहा कि इसको एक्सपेंड करिए, तो आप कैसे करेंगे? कोई तरीका आपको मालूम है तो बताइए प्लीज, कैसे करते हैं?
नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मैं सर बता। पहले जे को कर देंगे, पहले अंदर वाले हाँ, समेशन को कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल फिर बाकी बिल्कुल, जैसे हमेशा ब्रैकेट होता है, पहले अंदर वालों को 3, तो आप इसको J1 2 3 AIJ XI8 से, बहुत बढ़िया, यही करना है। तो हमने यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, समेशन I फ्रॉम 1 to 3 तो रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट में JT जो 1 रखेंगे पहले, तो ये आएगा AI1 XI X1। अब JT जो 2 रखेंगे तो AI2 XI X2। JT जो 3 रखेंगे AI3 XI X3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं। समेशन जो है वो आई में है, तो जहां आई नहीं है वो बाहर ले सकते हो, वो तो कांस्टेंट हो गया। तो भाई पहले में x1 बाहर हो जाएगा, AI1 XI, जहां I 1 से लेकर 3 तक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, प्लस दूसरे में x2 बाहर आ जाएगा बच्चों, I फ्रॉम 1 to 3 AI2 XI, ये आया। और ऐसे तीसरे में x3 बाहर, समेशन AI3 XI, I फ्रॉम 1 to 3। तो जो सीखने लायक था वो यही था कि एक्स कैसे हम कभी मिलेगा बड़ा एक्सप्रेशन तो खोलेंगे। मैं सब्जेक्टिव वे में चीजें ज्यादा समझाता हूँ, मतलब वो लंबा होता है, आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे मैं फिट बैठता नहीं हूँ वैसे तो, लेकिन चीजें समझिएगा जरूर। आई की जो अब एक एक करके फिर ऐसे करिए, तो A11 X1 प्लस आई की जो 2 रखेंगे A21 X2 प्लस A31 X3। ये पहला आया, X2 यहाँ A12, आई की जो 1 रखा X1, A22 X2 A32 X3। ऐसे ही फिर तीसरा आई की जो यहाँ रखेंगे A13 X1 A23 X2 A33 X3। तो अगर आप इनको एक साथ लिखना चाहें तो ये आ जाएगा A11 X1 स्क्वायर, A21 X1 X2 A31 X1 X3। फिर ऐसे ही बाकी जितना भी है वो लिखते जाइएगा बस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो भी लिखना होगा। यहाँ पर आप ध्यान क्या देंगे, अब इस पूरी बातचीत में आप कहेंगे भाई इतना ही सिखाना था, तो सिखाना तो भाई इतना ही था, ध्यान क्या रखना है मैं वो बताना चाहूंगा दोबारा अब। तो जो नोट करने लायक बात है वो मैं फिर एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। आप इसमें जब लिख रहे हैं तो देखिएगा A21 आया है तो A12 भी आया होगा कहीं पर। यस सर। A12 आया है और इधर A21 भी आया होगा बच्चों, मतलब 1 2 अलग है, 2 1 अलग है, 1 3 अलग है, 3 1 अलग है, ऐसा हो रहा होगा, सब अलग अलग होंगे। तो फिर मैं इसी को अभी थोड़ा और आगे बढ़ा ही लेता हूँ, जब इतना बता ही रहा हूँ तो इससे जो सिखाना था वो भी बता दें। फिर ऐसे करते हैं, इसको रजिस्टर करते हैं पहले, पूरा ढंग से एक ही बार सीख लीजिए, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा फिर। हाँ, तो क्या मैं इसे A12 X2 X1, अभी तो X1 X2 X2 X1 हम एक ही लिखते हैं, तो सब आगे पीछे आएंगे अब ऐसे, A22 X2 स्क्वायर, A32
H2 H3 प्लस A13 H3 H1 A23 H3 H2 प्लस A33 H3 स्क्वायर, ये सब हो गया। तो भाई सवाल फिर ये उठेगा, आप करना क्या है इसका? थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, जो कोफिशिएंट है वो परिचित फॉर्मेट में आ रहे हैं, कुछ यहाँ छूटेगा अभी मैट्रिक्स में। पहले मैं जगह बनाते हुए पहले इधर वाले को लिखता हूँ, बीच वाले को लिख रहा हूँ मैं। A11 A12 A13 A21 ये सब आ रहे होंगे, A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा आ रहा होगा। अब आप कहेंगे ये तो कोफिशिएंट है, कुछ और भी तो आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा। अब वो क्या आ रहा है वो जरा ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ये बता दूं, ये तो 3x3 का है, ठीक है। तो मेरे पास ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स 3x3 का है। अगर मैं यहाँ 3x1 लूं और यहाँ 1/3 लूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली क्या आएगा? सर 1x1। लास्ट में बच्चों 1x1 का आ जाएगा ना मैट्रिक्स। सभी लोग ये समझ पा रहे हैं? यस सर। तो अब अगर मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इधर कर लेता हूँ, कुल 1 होनी चाहिए, कॉलम 3 होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, H1 H2 H3 ऐसे लिख लूँ और अब राइट साइड में लिखता हूँ H1 H2 H3। क्या ये ठीक है? देखिए तो पहला 1/3 है या नहीं? रो मैट्रिक्स है ना, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है और तीसरा कॉलम मैट्रिक्स है। अब आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना चाहो करके देख लीजिए, ठीक वही आएगा जो आपका अभी ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये वाला आया हुआ है। ये एक सिंगल एलिमेंट आएगा 1/1 में, इतना पूरा आएगा। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसमें जो असली चीज है वो बीच वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसे आप सिमेट्रिक बनाएंगे अगर A12 और A21 बराबर हो, A23 और A32 बराबर हो, तो वो सिमेट्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो तो बाद में होगा, पहले जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर है नहीं सबको? क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक 3x3 का लिया, क्योंकि हम सबसे ज्यादा 3x3 मैट्रिक्स ही ज्यादातर सॉल्व करते हैं, भले ही थ्योरी n/n के लिए पढ़े। तो मैंने सोचा मैं भी 3x3 में ही काम कर लूं। तो मैंने एक I और J सबसे ऊपर देखिएगा 1 से लेकर 3 तक वेरी करते हैं। तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं पहले ये समझाने की कोशिश की मैंने, आपने ये देखा। और जो फाइनल सॉल्व करके आया उसे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया यहां तक या कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ठीक। तो बच्चों हम चाहते हैं कि ये रियल सिमेट्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, ये चीजें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आ जाए। तो मैं पहले एक छोटे सवाल से शुरू करता हूं इसको कराना, फिर थ्योरम्स पे बाद में आऊंगा। पहले क्वेश्चन से, आपको बोरिंग बहुत ज्यादा ना लगे तो हम लोग छोटे सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स बताइए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ write down the matrix of each of the following. Each of
फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। एक तो ये टर्म है, एक टर्म और है इसी में, एंड वेरीफाई दैट, दोनों तरफ से सीखेंगे हम। क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना भी सीखेंगे, और मैट्रिक्स है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे, दोनों तरफ से सीखेंगे। तो इसलिए वेरीफाई लिख रहे हो, वेरीफाई दैट दे कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं इसे। पहला हमारे पास है x1 स्क्वायर माइनस 18 x1 x2 प्लस 5 x2 स्क्वायर, दो कर लेते हैं, और x1 स्क्वायर प्लस 2 x2 स्क्वायर माइनस 5 x3 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 4 x2 x3 माइनस 3 x3 x1। ये दो है हमारे पास क्वेश्चन। चलो ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको सिमेट्रिक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले वाले x1 इंटू x1 है पहले टर्म, फिर x1 x2 एक ही है, x2 x1 भी होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम उनको कॉम्पिटिटिव ले लेते हैं ना। फील्ड में मल्टीप्लाई x1 x2, फील्ड एलिमेंट तो नहीं है तो वेरिएबल है, तो हम लोग इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब 9 x1 x2 और 9 x2 x1 प्लस 5 x2 x2। क्या सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, इस फॉर्मेट में ले आएंगे यहां से कि x1 x2 तो ये ठीक है, ये बीच में लिखेंगे, और बाद में x1 x2 ऐसा लिखेंगे। ऊपर वाला भी 1 by 1 मैट्रिक्स ही है और सिंगल एलिमेंट है, तो अब आप इसके कोफिशिएंट लिखिए। यहाँ 1 -9 -9 और 5। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, ऊपर वाला मैट्रिक्स 1 by 1 का आ जाएगा। तो आपने क्या किया, जहां x1 x2 18 था उसको दो बराबर हिस्सों में बांटा। क्या बच्चों में समझा पाया? यस सर। और ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लें, ऊपर वाला टर्म ही आ जाएगा, 1 by 1 का बन जाएगा। तो अब अगर आपको ये समझ में आया है तो आप सेकंड पार्ट में मेरी मदद करेंगे, आप लोग बताएंगे, मैं लिखूंगा सेकंड पार्ट को। आसान चीज है, कोई ऐसा टफ काम तो वैसे भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बताएंगे प्लीज कैसे करें, क्या लिखूं? सर x1 x2 x1 प्लस 2 times x2 into x2 x2, minus 5 times x3 into x3 ठीक। plus 4 plus 2 times x2 x3। अच्छा, x1 x2 को लिखना पहले, हाफ हाफ, यस सर। हाफ x1 x2 और हाफ x2 x1, 2 times 2 3 plus 2 times 3 2 minus 3 by 2 times x3 x1, तो 3 by 2 times
H1 H3। बच्चों आप लोगों को समझ में आया या किसी स्टूडेंट को नहीं आया ये कैसे लिखा? तो अब आप पहले H1 के हिसाब से सोचिएगा कि H1 फिर H1 मतलब सबसे पहले, फिर H1 H2 है कहीं माइनस हाफ H1 H2, फिर H1 H3 भी है कहीं 3/2 H1 H3, ये एक हो गया प्लस। अब क्या लिखना चाहिए मुझे, कोई स्टूडेंट बताएंगे? मैंने 1 1 1 2 1 3 लिखा, अब क्या लिखना चाहिए, सोचो सेंस। सर x2 x2 नहीं, 2 1 से स्टार्ट करना चाहिए ना। सर 2 1 लिखेंगे। H2 H1 फिर 2 1 के बाद 2x2 सर x2 x2 2 H2 H2, वेरी गुड। x2 2 3 लिखना है, 2 टाइम्स सर H2 H3, x2 x3। ठीक हो गया, दूसरी रो की व्यवस्था हो गई। अब H3 में शुरू करना है तो तीसरा -3/2 x1 x3 H3 H1 प्लस 2 H3 H2 5 H3 H3। कोई जस्टिफिकेशन है इसके पीछे या ऐसे लिखे जा रहे हैं? मैट्रिक्स लिखने में हाँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी। आएगी और आप स्पीड में बिना किसी ज्यादा तनाव के लिख लेंगे, वरना आप सोचते रहेंगे यार क्या जो मिस हो गया। तो आप बताएंगे, आप लोग मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बता दीजिए, बाकी छोड़िए। पहला एलिमेंट 1 माइनस हाफ माइनस -3/2 माइनस हाफ -half 2 2 and तीसरा 2 क्या आएगा -3/2 2। 2 and -5। तो बच्चों ये अपने आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना या नहीं बना? पहली रो या पहला कॉलम एक जैसा, दूसरी रो या दूसरा कॉलम एक जैसा, तीसरी रो या तीसरा कॉलम एक जैसा, बन गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आप अगर आप दोबारा वैसा चाहेंगे तो ये मैट्रिक्स तो इतना ही हुआ। तो क्वेश्चन दो पार्ट में था कि भाई इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स बताइए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो ये आ गया। और अगर आप चाहते हैं ये कैसे एक्चुअल में आया, तो आप यहाँ पर स्टेप बाद में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? सर पोस्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर x1 x2 x3। ठीक हो गया। तो x1 x2 x3 से कर ले, दोबारा वही आ जाएगा। ये क्या आ गया यार, ऐसे कैसे हटाया जाएगा? अच्छा, तो अब आप लोग दोबारा क्वेश्चन पे जाइए बच्चों। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं? आप समय देखो, शुरू में जब ज्यादा समय लगाओगे तो बाद में कम लगेगा। अब आप पहले क्वेश्चन पे दोबारा जाइए। एग्जाम में अगर आता है तो आप देखते ही समझ जाएंगे 1 -9, फिर दूसरे में -9 5। अब यहाँ पर x1 के हिसाब से सोचिएगा, x1 x1 फिर x1 x2 सोच लीजिएगा। x1 x2 दो है तो आधा आधा कर लो उसका जितना है। तो भाई मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है कैसे प्राप्त करते हैं? यस सर। यस सर। अच्छा जी,
तो मैं एक फॉर्म लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, नहीं ये तो नहीं होगा, by स्क्वायर cz स्क्वायर 2f fgh, f में yz, g में zx, h में xy। ठीक है, चलिए इसका मैट्रिक्स बताइए प्लीज। सर AHG, HBF और GFC। वेरी गुड, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। ये काफी फेमस इक्वेशन है। AHG ऐसे है तो AHG ऐसे भी आना चाहिए, HBF, F और C, इसका मैट्रिक्स ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स बोथ ऑफ विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर इक्वल टू 0 कर दूं मैं इसे, तो 3D में ऐसा पढ़ा करते थे हम, XYZ में थी। तो सभी लोगों को ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे लिखा जाता है। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर है। अब इसके पीछे का लॉजिक है कि मतलब ये होता कैसे है, लेकिन होता है कैसे है बच्चों अभी बताना मेरे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि अभी लैपटॉप काफी डेटा खा रहा है और मुझे एक क्लास और लेनी है नंबर थ्योरी पे। तो अगर इसे हम बाद में करें तो इतना ही कर लें, या तो मेरा नेट ब्रॉडबैंड हो जाए।